ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट समझाइए। इस पे मैंने एक दो रील्स मुझे कुछ लोगों ने भेजी। एक सज्जन थे या कोई महिला से मैं भूल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अब तो ये हो गया है कि अगर भेदभाव मेरे मन में भी है तो मुझ पर कंप्लेंट हो सकती है क्योंकि इम्प्लिसिट लिखा हुआ है। हाँ, मतलब इसीलिए कहते हैं कि कानून को पढ़ते हुए भाषा की समझ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज discrimination which is implicit, and discrimination cannot be a feeling, it has to be an act. Discrimination की भाषा में साफ साफ लिखा है any unfair, differential or biased treatment or any act. तो केवल मेरे मन में आ गया, इससे हो गया, ये कैसे हो जाएगा? मतलब क्यों नहीं लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों को ध्यान से? मेरा ट्रीटमेंट या मेरा एक्ट, पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन में वही आ सकता है। अब इम्प्लिसिट कैसे होगा? मान लीजिए कि दो सिचुएशंस लेते हैं। मैं अपनी कंपनी के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं और एक वैकेंसी है, 2 लोग आए, या मान लेते हैं कि 5 वैकेंसी हैं, 6 लोग आए और 6 लोग इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, सबके सब बढ़िया हैं। 5 मेल्स हैं, 1 फीमेल है, और मैं मान लेते हैं कि बहुत ही पैट्रियार्कल माइंडसेट का आदमी हूं, मुझे लगता है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, एज्यूम करते हैं। But that lady is equally competent as these 5 men are. अब मेरे पास 2 तरीके हैं उसको हटाने के। एक, मैं क्या बोलूँगा, सबको बुलाऊंगा, बोलूँगा यार देखो ऐसे तुम सब बराबर हो, पर औरतें मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे मैडम भागो यहाँ से। दूसरा, मैं सबको नंबर देते हुए उस महिला को जानबूझ से 1 नंबर कम दे दूंगा, कहूँगा नहीं, ईजियर वे कहूँगा, और अच्छी बात, बल्कि उसको बुला के बोलूँगा कि मैं तो दिल से चाह रहा था कि आपका हो जाए, बट समहाउ द पैनल वाज नॉट हैप्पी विद यू। दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन जी। दिस इज नॉट माई फीलिंग ओनली, दिस इज एन एक्ट, दिस इज ए ट्रीटमेंट विद समबडी। पर उसको प्रूव करना मुश्किल है। हाँ, प्रूव करने की बात बाद में है कि पहली बात है कि हम डिफाइन तो करें। कभी कभी इम्प्लिसिट एक्ट को भी प्रूव करना आसान हो जाता है। ये तो इंटरव्यू की बात थी। अगर रिटन टेस्ट हो तब, और रिटन टेस्ट का रीवैल्यूएशन करवाया जाए तब तो प्रूव हो जाएगा। और अगर उस लड़की के पास बाकी लड़कों की तुलना में सारे के सारे फैक्टर्स ज़्यादा बेहतर हों, तब भी सिलेक्शन उसका नहीं हुआ, तारीफ करने के बाद भी नहीं हुआ, इसी को थोड़ा चेंज कर लीजिए। 5 लोग योग्य हैं काफ़ी, वो छठी लड़की उन सबसे ज़्यादा योग्य है, उसके मार्क्स ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, पीएचडी, हर चीज़ में बेहतर हैं, बोलने में बेहतर है, किताबें ज़्यादा लिखी हैं उसने, लेक्चरर का इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर्स के दिमाग में बैठा हुआ कि लड़के को ही सिलेक्ट करना है, और ये कह के कि बेटा तुमने बहुत मेहनत की बट यू कुड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली, सो वी कुड नॉट सिलेक्ट यू। अगर उस इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही हो साथ में, विच कैन बी सीन बाय एनीवन और एटलीस्ट बाय फ्यू पीपल हु आर एलिजिबल फॉर दैट, और उसके सारी डिग्रीज हम देख रहे हैं, सारे मार्क्स देख रहे हैं, सारा नेट जेआरएफ सब देख रहे हैं, देन इट कैन बी प्रूव्ड एज वेल कि उसके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जो इम्प्लिसिट है। सो इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट कि मेरे मन में आ गया तो मैंने हो गया। एथिक्स और लॉ की दुनिया में व्हाट आई फील कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ एनी जजमेंट, व्हाट आई डू इज द बेसिस ऑफ एनी जजमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, मोरालिटी एंड इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ। तो मैंने मन में सोचा इससे क्या होगा, और बड़े अच्छे 2-3 लोग मैंने देखा कि रील में कह रहे हैं कि मैंने मन में सोच भी लिया तो हो गया अन्याय और मुझ पर केस हो जाएगा। कि कोई फेक न्यूज़ भी ऐसे चलते हैं, मतलब सब कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि मैं दलित हूँ इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया प्रपोजल के लिए, ऐसी बातें भी हो रही हैं कैंपसेस में, और फिर कैंपसेस में डिवीजन हो जाएगा क्योंकि अब ये स्क्वाड्स बनेंगे, तो स्क्वाड्स देखेंगे कि कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, तो इससे क्या होगा, ग्रुप्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अपने ग्रुप के साथ नहीं रहूँगी तो मेरे कास्ट का जो प्रोटेक्शन मुझे मिल रहा है वो नहीं होगा, चाहे जीसी हो चाहे किसी और कास्ट का हो। तो जहाँ पहले सब लोग साथ मिलकर पढ़ते लिखते थे, अब यू हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, नहीं तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो पहला केस आपने डिस्कस किया, दूसरा स्क्वाड्स की बात करते हैं। पहला केस आपने डिस्कस किया, किसी ने कहा कि मैंने किसी को प्रपोज किया, क्या था, किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की जनरल से थी, वो एक चल रहा है रील बहुत ज़्यादा, लड़की ने मना कर दिया तो उस लड़के ने SC/ST एक्ट में
खिलाफ कंप्लेंट कर दी और यूजीसी रेगुलेशंस के आने के बाद ये हुआ। ये भी क्लेम है कि यूजीसी रेगुलेशंस 13 जनवरी को आई हैं, उसके बाद ही ऐसा केस हुआ है। पहली बात तो वो फेक है, क्योंकि उस पर मैंने आज सुबह एक वीडियो देखा जिसमें किसी ने फैक्ट चेक किया हुआ उसका। तो वैसे वो तो मैं तो खैर वैसे भी समझ रहा था फेक है, लेकिन अच्छा हुआ कि किसी ने समझा दिया। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता समाप्त करता है। एक मूर्ख आदमी ने कर्नाटक में एक बार एक केस किया। कॉलेज में गया, एक लड़की को उसने हैंडशेक करने के लिए हाथ दिया, लड़की ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। एंड ही फाइल्ड ए कंप्लेंट इन द हाई कोर्ट दैट शी हैज प्रैक्टिस्ड अनटचेबिलिटी विद मी। तो लड़की ने भी बात कही कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई मुझसे हाथ मिलाए और मैं मिलाना चाहूं या नहीं तो मेरी चॉइस की बात है। अगर मैं सबसे मिला रही होती और इसको मैं साफ बोलती क्योंकि तुम इस जाति की उसे नहीं मिलाऊंगी तो अनटचेबिलिटी होती। अगर मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं उनसे मिलाती हूँ, बाकी से नहीं मिलाती हूँ। आई डू नॉट नो दिस पर्सन, व्हाई शुड आई शेक हैंड्स। तो हाई कोर्ट ने समझाया कि अनटचेबिलिटी इज नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ नॉट टचिंग समवन, इट हैज टू हैव द इंटेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये वाली जो बात है, पहली बात, कोई SC लड़का किसी जनरल लड़की से कहे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्रपोज करता हूँ, और वो मना कर दे, इस पर केस हो जाएगा। पहली बात तो इन रेगुलेशंस के तहत कोई केस होना ही नहीं है। ये रेगुलेशंस अपने नेचर में क्रिमिनल हैं ही नहीं। ये केवल विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन द कॉलेज कैंपस एक डिस्प्यूट रिड्रेसल का तरीका है। देयर इज नथिंग लिंक टू क्रिमिनल इन दिस। केवल एक जगह लिखा हुआ है इक्विटी कमेटी के बारे में कि मान लो किसी ने कंप्लेंट की, और कंप्लेंट कैसे की, इक्विटी हेल्पलाइन पे फोन करके कंप्लेंट कर दी। अब कंप्लेंट आई, अगर कंप्लेंट में कुछ ऐसा है जो किसी क्राइम की परिभाषा में आता है, then it will be the duty of equity committee to send the information to the police। और ये इसमें क्या हर रेगुलेशन में होता है। जैसे मैं बताऊं हमारे कंपनी में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी महिला ने एक कंप्लेंट की पोस्ट के अंडर कर दी। अब पोस्ट तो एक कानून है, कंपनी उसमें क्या कर सकती है? इफ द कंप्लेंट हैज बीन एक्सेप्टेड, हैज बीन रिसीव्ड, एक्सेप्टेड नहीं, हैज बीन रिसीव्ड, इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू गो थ्रू द हैव द ICC। तो ICC बैठेगी, ICC गवाही लेगी, उनकी भी लेगी, दूसरे पक्ष की भी लेगी, पूरा प्रोसेस होगा, इन रिटर्न लेगी। उसके बाद ICC रिकमेंडेशंस देगी। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो उसको मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो दे हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं सर, ये प्राइवेट में अलग है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर जैसे मान लेते अगर ये हो जाता है, किसी लड़की ने अगर इंटेंशनली जान के प्रैक्टिस किया। पहले मैं बात पूरी करता हूँ, फिर इस पे वापस आते हैं। ये कॉलेजेस के बारे में है, और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे 17+ के होते हैं। 18 में बच्चा फुल इंडिविजुअल बन जाता है, फुल सिटीजन बन जाता है। सो आफ्टर 18 एवरीवन इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड इफ ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, लीगली रॉन्ग। जुवेनाइल नहीं है। हाँ। और 16 से 18 के बीच में भी ग्रे एरिया होता है। कुछ मामलों में आप एडल्ट हैं, कुछ मामलों में नहीं है। मान लीजिए मेरी उम्र 19 साल है और मैंने कॉलेज में किसी SC ST के साथ कोई ऐसी बदतमीजी की जो सीधे सीधे एट्रोसिटी में आती है, तो कॉलेज हो या ना हो, उसके पास तो राइट है कि एट्रोसिटीज एक्ट में कंप्लेंट कर सकता है पुलिस में। ये रेगुलेशन सिर्फ इतना कह रही है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है जो सीधे सीधे प्राइमा फेसी उस तरह की है, तो इक्विटी कमेटी की जिम्मेदारी है कि पुलिस को इन्फॉर्म करे। वो तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं अपना, वहां कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट करे कि मुझे जाति के नाम पे इसने उत्पीड़ित किया है, तो ये तो कंपलसरी है कि मामला जाएगा वहां पर। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अदर देन दैट वन प्रोविजन, दिस होल रेगुलेशन हैज नथिंग टू डू विद पुलिस। और पुलिस से ये है कि पुलिस को प्रोएक्टिवली, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को इन्वाइट करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पुलिस में कंप्लेंट वाली बात केवल एक है और उसका संबंध इन रेगुलेशन से नहीं है। सर बट कभी कभी क्या होता है, इट डजंट हैव टू एस्केलेट टू दैट लेवल। आप अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ अगर एक प्रोसेस शुरू करते हैं, हाँ, कि उसने ऐसे किया है, तो वो रिकॉर्ड में चला गया, उसका पूरा वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में, क्योंकि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाली बात है, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में कई महीने निकल जाएंगे। फिर एक बात समझ लेनी है, यहाँ पर एकदम कंफ्यूजन है।
हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जूरिस्प्रूडेंस और दुनिया के लगभग सब देशों का जूरिस्प्रूडेंस इस सिद्धांत पे चलता है गिल्टी अंटिल कि 100 अपराधी छूट जाएं पर एक भी बेकसूर को सजा ना मिले। सुनिए मोसेस मेमोनाइट्स की बहुत फेमस स्टेटमेंट है और हमें बट इट डजंट हैपन इन प्रैक्टिस। इट हैपन्स एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केसेस। केवल 3 तरह के मामलों में ऐसा नहीं होता है जनरली। कौन कौन से? एक एट्रोसिटीज एक्ट में जानबूझ के ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें प्रिज्यूम्ड इंटेंशन मानी जाती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुभाष काशीनाथ कोई मामला था जिसमें इस चीज़ को हटा दिया था। बहुत हंगामा हुआ था। फिर पार्लियामेंट ने फिर से पास किया जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 89 वाला, 18 में फिर से पास हुआ। अब भी वही। पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के पृथ्वीराज चौहान वाले मामले में फिर से थोड़ा सा बैलेंस कर दिया है कि इतना ब्लंटली आप नहीं कर सकते। दूसरा आईपीसी सेक्शन 498A में था, विवाहित महिलाओं के पक्ष में था, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि विवाहित महिला अपना घर छोड़ के रहती है वहाँ पर, तो संभावना है कि टॉर्चर हो रहा हो, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए। मिसयूज़ हुआ, यूज़ भी हुआ, अनयूज़ भी हुआ। ऐसी हज़ारों महिलाएं होंगी जिनके साथ टॉर्चर हुआ होगा पर वो कंप्लेंट नहीं कर पाई होंगी। ऐसी भी होंगी कि टॉर्चर हुआ कंप्लेंट की, और कुछ ऐसी भी होंगी कि टॉर्चर नहीं हुआ तब भी कंप्लेंट की। बड़े सारे थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स के भी बड़े सारे ऐसे रूल्स हैं जो मिसयूज हो जाते हैं। होते हैं ना, और मिसयूज होगा, इससे रूल ना बना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही दिक्कत की बात है। लेकिन एट्रोसिटीज एक्ट वाली बात इन रेगुलेशंस में नहीं है। इसमें कोई इम्प्लाइड मीनिंग नहीं है कि मान के चलेंगे गिल्टी है ही ये व्यक्ति, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इसमें तो लिखा ही नहीं है। और मेरे तो क्रिटिक इन रेगुलेशंस को लेके जो है उसमें ये भी है कि उनको प्रोसेस लिखना चाहिए साफ साफ, कोई झूठी टाइमलाइन भी तो देना होना चाहिए ना। टाइमलाइन दे रखी है, टाइमलाइन दी हुई है, इतने 3 महीने में 2 महीने में खत्म करे, टाइमलाइन दे रखी है कि जैसी कंप्लेंट आएगी 24 घंटे में इक्विटी कमेटी बैठेगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, उसके 7 दिन के अंदर एक्शन होगा, ये दिया हुआ है। उसके 30 दिन के अंदर अपील का राइट है, और उसके 30 दिन के अंदर ओम्बुड्समैन अपील को फाइनल कर देगा, वो सब लिखा हुआ है। बल्कि टाइमलाइन बहुत फास्ट है। ये क्रिटिसिज्म है कि जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि नहीं, इक्विटी कमेटी में जो कोरम है 4 मेंबर्स का है, वो 10 के 10 बैठेंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका मिसयूज बहुत होगा, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज कि जैसे पीएचडी के लिए 2 पोजीशंस हैं, हाँ, एक जीसी का होगा या एक एससी एसटी का होगा, तो बिकॉज देयर आर ओनली 2 पोजीशंस, किसी के अगेंस्ट अब इजीली कह दो कि इसने he has violated, he has done discrimination, उसके 6 महीने तो निकल गए अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में, एंड इन दैट प्रोसेस किसी और को मिल जाएगा। नहीं, मतलब ये एप्रीहेंशंस हैं, हो सकता है कि सच हो, मेरी समझ में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इस कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा है रेगुलेशंस में कि अगर कंप्लेंट हो गई तो हम तब तक गिल्टी मानेंगे जब तक आप बेकसूर साबित ना हो, जैसा कुछ भी नहीं है। कंप्लेंट से क्या है, मेरे खिलाफ कोई 10 एफआईआर करवा दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक साबित ना हो उस एफआईआर की क्या वैल्यू है मेरे लिए? फेक केसेस बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, हो सकते होंगे फेक केसेस, लेकिन उन फेक केसेस की वैल्यू क्या? और मैं तो इस बात का समर्थक हूँ, इसके ड्राफ्ट रेगुलेशंस में जो सेक्शन 10 था या पैरा 10 था, वो साफ साफ था कि अगर फॉल्स कंप्लेंट है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। और मेरा मानना है कि फॉल्स कंप्लेंट्स के बारे में एक मैट्रिक्स होना चाहिए कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है और ये दिख रहा है कि जानबूझ के कर रहा है, सीरियस टाइप से कर रहा है, तो अलग अलग लेवल की पनिशमेंट्स होनी चाहिए। सिर्फ ये कह के देखिए, ड्राफ्ट रेगुलेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करेगा तो पेनल्टी होगी, और यदि वो सीरियस हुआ या बार बार हुआ तो उसके खिलाफ और सीरियस एक्शंस लिए जाएंगे। फाइनल रिपोर्ट में रेगुलेशंस में वो हट गया है। मैं मानता हूँ कि वो होना चाहिए था, लेकिन वो होने ना होने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि प्रोसीजर जो है, एसओपी जो है, वो साफ साफ लिखा होना चाहिए। जैसे इसमें सिर्फ इतना लिखा है कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, पर कंप्लेंट करने के लिए आपको एविडेंस देना है कि नहीं देना है, नहीं लिखा हुआ है, लिखना चाहिए। ऐसे मामलों में एविडेंस कैसे देंगे आप? देखिए, ये जमाना बहुत बदल गया है, ये आज का जमाना है जिसमें सीसीटीवी कैमरा होना, सीसीटीवी तो बहुत दूर की बात है, चश्मे में कैमरा है, फोन में कैमरा है, एक पेन के अंदर कैमरा लगा हुआ है, पेन में आप ऑडियो डिवाइस यूज कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरा डिस्क्रिमिनेशन कोई करता है तो फिर हैबिचुअल डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में लिखा हुआ है कि वो चीज बार बार होने वाली होनी चाहिए, वो सिर्फ एक इवेंट एक सिंगल इंसिडेंट, मतलब ऐसा बहुत क्लियर नहीं, लेकिन उसका भाव ये निकलता है कि जो ऐसा चल रहा है उसमें ये वाला भाव ज्यादा है। नहीं, बट जैसे आपने एक एग्जांपल दिया ना कि मैं 1 मार्क कम देता हूँ, 2 मार्क कम देता हूँ,
इसमें कैसे पता लगेगा? हर चीज साबित नहीं हो सकती। हाँ, exactly. लेकिन जितना हो सकता है उतना तो करेंगे। और अगर एक टीचर के बारे में 50 लोग कंप्लेंट करें कि हम सबके नंबर कम हैं, इन सबके नंबर ज्यादा हैं, एकदम विजिबल है, तो सवाल तो उठ ही जाएगा। तो यही फिर SC ST प्रोफेसर्स वगैरह कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, GC वाले स्टूडेंट्स हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रोफेसर्स हो जाते हैं हमारे अगेंस्ट। ये रेजिमेंटेशन मेरे ख्याल से कुछ समय तक के लिए हमारे कैंपसेस की एक नेसेसरी इविल है। क्योंकि आज ही मैं एक ऑपेड हम पढ़ इससे रही बच थी नहीं सकते। कि एक ऐसी कैटेगरी की जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है, ऑपेड कॉलम लिखा है, और कहती हैं कि शी जस्ट केम टू क्लास, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, शी केम टू क्लास और उन्होंने कहा कि जस्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही रैंडमली पूछा, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, एंड majority of the students in the class said he took away our right for education. हालांकि क्लास में बैठे हुए हैं, he took away our right for education. So she said कि हम अपने schools में पढ़ाते नहीं हैं why Ambedkar was necessary and what he did for us. So that is why the students who have already come to the university feel that Baba Saheb Ambedkar is a villain. हाँ, ये फीलिंग मैंने देखा है कि जनरल मतलब सवर्ण समाज में बहुत ज़्यादा है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महिलाओं में भी फीलिंग ठीक ठाक है। जबकि मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि अम्बेडकर साहब ना होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी अपने घरों में चूल्हा चौका कर रही होती, जो उन्होंने विमेंस एजुकेशन के लिए किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हिंदू समाज के लिए आया, उन्हीं की वजह से आया। और कैसे आया? हिंदू महिलाओं को जितने राइट्स मिले हैं वो 1954-55 के जो 4 एक्ट्स हैं वो उनकी वजह से आए थे। और कौन लाया था उनको? मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया था उसके विरोध में कि एक्ट नहीं आ रहे थे, फिर नेहरू जी को लाने पड़े फाइनली। ऐसा होता है। हम इतिहास को कैसे समझते हैं, दोनों तरफ के मैं डिस्क्रिमिनेशन कह रही हूँ, प्रोफेसर्स के भी और स्टूडेंट्स के भी। दे से दैट देयर इज एन इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन। इस सब का दुख सिर्फ ये है कि कुल मिला के माहौल ऐसा बन जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या एक रेजिमेंटेड कॉलोनी में जा रहे हैं जहाँ युद्ध होने वाला है। ये तो है। पर फिर एक बात ये भी है कि कभी कभी सही सिचुएशन तक आने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। या तो नॉर्डिक मॉडल जो इस मामले में है, नॉर्वे जैसे देशों में बड़ा अच्छा मॉडल है, वहाँ कोई कानून नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं है। वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत जोर है। वो बेसिकली 2 काम करते हैं। टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग, ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि सेंसिटिविटी क्या है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है। दूसरा, वो अपने हर क्लासरूम में, प्राइमरी स्कूल है कोई भी स्कूल हो, हमेशा मिक्स एनवायरनमेंट रखते हैं। अमीर गरीब, इस धर्म के उस धर्म के, इस जाति के उस जाति के बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे। पर वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी तो थी नहीं ना। हाँ, लेकिन हमारे सोसाइटी में हाँ, है। लेकिन जितना उनके पास है कम से कम इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे को बचपन से उसका एक्सपोजर मिल जाए। हमारे समाज में जो प्राइवेट स्कूलिंग का सिस्टम है वो प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है कि उसमें एक ही सोशल स्टेटा के लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो स्कूलिंग करके जब बच्चे बाहर निकलते हैं, उनमें से अधिकांश को बाकी धर्मों के बारे में, बाकी क्लासेस के बारे में, मतलब अमीरों को गरीब बच्चों के बारे में नहीं पता होता, गरीबों को अमीरों के बारे में नहीं पता होता। कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि पहली बार वो आमने सामने आते हैं और उनको एक बड़ा शौक सा लगता है कि समाज ऐसा भी होता है। मेरे ख्याल से जो नॉर्वे जैसे देशों का मॉडल है, पता नहीं वो हम कब कर पाएंगे। वाला आपने देखा होगा ना, वहाँ पे जो ये दिस होल वोक कल्चर हुआ, उसके बाद मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो सारे रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, और उसके बाद द रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन केम इन एंड उन्होंने सारा उलट फेर कर दिया। एवरीथिंग चेंज्ड ऑल ऑफ अ सडन एंड दे सेड दैट दिस इज अ कोर्स करेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि एक तरफ चला गया था, वोकिज्म हैड गॉन टू सच एन एक्सटेंट, और फिर उसका फिर करेक्शन हो गया। तो करेक्शन हुआ तो फिर बिल्कुल ही पलट दिया सब कुछ। और एंड पीपल इन आवर कंट्री आर सेइंग कि देखो हम उनसे क्यों नहीं सीखते कि वहां पे देखो क्या हुआ था और हम वही कर रहे हैं अब। नहीं, पहली बात तो हमारा सिस्टम उनके सिस्टम से काफ़ी अलग है। रिजर्वेशंस हमारे यहाँ होती है, उनके यहाँ नहीं होती है। उनका सिस्टम एकदम अलग काम करता है। उनके तो फेडरल फंडिंग के बेस पे होता है। जो सिविल राइट्स का एक्ट था उनके यहाँ, उसके बेस पे 1964 में एक रेगुलेशन बना था कि कोई भी संस्था जो फेडरल फंडिंग लेती है उसको 3 बेसिस पर इक्वालिटी इंश्योर करनी होगी। रेस था, रिलीजन था और एक शायद नेशनैलिटी थी, इन 3 बेसिस पर। अभी बल्कि कुछ यूनिवर्सिटी ने कास्ट भी ऐड कर दिए वहाँ पर। ये भी रिसेंट ट्रेंड है। हाँ, वेस्ट कोस्ट में 1-2 ने। अभी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, बट अनऑफिशियली हो गया था। लड़ाई लड़ी थी, ऑफिशियली हो गया है।
एक नेपाल के शख्स हैं, उनका नाम है प्रेम परियार, वो दलित समाज से आते हैं। प्रेम परियार जब नेपाल गए तो उन्होंने सरनेम हटाया नहीं जानबूझ के, मतलब कई लोग हटा लेते हैं, उन्होंने नहीं हटाया। तो नेपाल के ही कुछ सवर्ण लोगों ने उनके साथ शायद एट्रोसिटीज़ की, एट्रोसिटी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया। तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया, उसमें कुछ नॉन एससी बैकग्राउंड के लोग भी साथ हुए उनके, नेपाल के और भारत के। तो फाइनली कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया, कास्ट को एक बेस मानते हैं। इसके खिलाफ भारत के 2 प्रोफेसर ने केस किया, पर वो केस हार गए क्योंकि लोकस स्टैंडाई नहीं बन पाया, मतलब वो इससे किसी भी रूप में पीड़ित हैं वो साबित नहीं कर पाए। हार्वर्ड ने भी बहुत लिमिटेड फॉर्म में कास्ट को जो मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉजेज हैं उसमें कहीं कहीं ऐड करना शुरू किया है अभी, हार्वर्ड ने भी कर दिया है। ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी शायद सबसे पहले थी, फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया स्टेट के तो कई कैंपस है, 20-30 कैंपस है, सब में उन्होंने अप्लाई कर दिया कास्ट को। वहाँ भी एक मूवमेंट चल रहा है उसका, मतलब सही है गलत अलग बात है, लेकिन एक फैक्ट है कि वहाँ चल रहा है। और ये जो रिपब्लिकन्स कर रहे हैं, देखिए तो 4-4 साल की बात होती है अब 4 साल वो पावर में है, शायद 4 साल जेडी वंस रहेंगे आगे, लेकिन साइकिल का पहिया घूमता रहता है। जब डेमोक्रेट्स आएंगे तो फिर से थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो पर यहाँ पर इंक्लूजन वाला है, पॉलिटिकल पार्टीज यू फील, उसकी वजह ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो वोटर बेस है वो पीड़ित पक्षों का बहुत ज्यादा है। अमेरिका में क्या है, जो वाइट्स हैं, वाइट अमेरिकन हैं, उनकी परसेंटेज 75 से 80 के बीच में रहती है। तो अमेरिकन वाइट्स कैन डिसाइड एनीथिंग, बहुत फर्क पड़ता नहीं। अश्वेत 15% के आसपास है मुश्किल से, बाकी सब छोटे छोटे 1%, 0.5%, 2% हैं। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनको इंक्लूजन चाहिए, वो इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि अमेरिका की सरकार पलट देंगे। और वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एक आदमी को चुनना है सिर्फ। यहाँ पे तो कास्ट बेस पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इतनी सारी। हाँ, क्योंकि रीजन है ना, ओबीसी कम्युनिटी हमारे यहाँ 52% तो मानी थी मंडल कमीशन ने, जो 1931 के सेंसस के बेस पे था। अब जो सेंसस होगा उसमें लोग अनुमान कर रहे हैं कि इट शुड बी समवेयर बिटवीन 55 to 65, 68 में भी, जैसे बिहार में शायद 68 निकला है अभी सर्वे में, तो 60 भी अगर मान लें। एससी 15 से बढ़ के 15.5, 16 के आसपास हो ही चुके हैं, एसटी 7.5 से बढ़ के 8 हो चुके हैं। तो 24-25 अगर SC/ST मान लें, 60 अगर ओबीसी हैं, तो 85% ऑफ द सोसाइटी इज आइदर SC/ST और ओबीसी। सो इट बिकम्स अ बिगेस्ट वोट। तो फिर ये कमिटीज में भी तो वही ऐसी परसेंटेज रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए ना, अगर सोसाइटी। ये बहुत डिस्प्यूट वाली बात है, क्योंकि कमिटीज में अगर यही परसेंटेज होंगी तो फिर दिक्कत और बढ़ेगी। हाँ। तो दिक्कत और बढ़ेगी, क्योंकि ये भी है ना कि कॉलेजेस में, प्रोफेसर्स में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें ये परसेंटेज नहीं चल रही है, ये तो समाज में है। तो मतलब मेरा मानना है कि रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए। मेरा ही अपनी समझ है कि जब रिप्रेजेंटेशन सबका होता है ना, जैसे इक्विटी कमेटी में मान लीजिए लिखने की जरूरत अगर लग रही है तो एक वाक्य लिख दीजिए कि बाकी कम्युनिटीज को भी शामिल किया जाएगा, उसमें क्या परेशानी है। जब हम पॉलिटिकल बात करते हैं, जो द गवर्नमेंट सेज या जो गवर्नमेंट के समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि ये जो गाइडलाइंस बनी हैं, इट्स एज पर आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रोसेस। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रोसेस है तो व्हाई इज इट दैट people from the general category are feeling so frightened of this? पहली बात तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी, SC/ST किसी ने भी संविधान ठीक से पढ़ाई कहाँ है? उन्हें क्या पता कि संविधान में क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? तो ये इग्नोरेंस से बवाल मचा है। इग्नोरेंस नहीं, नॉट ओनली इग्नोरेंस, एक तो ये बात है। दूसरा, संविधान में लिख देने से ऐसा तय नहीं होता कि सब लोग उसको फील भी करें, सब लोग को एक्सेप्ट भी करें। अनटचेबिलिटी संविधान के हिसाब से 1950 में खत्म हो गई थी, साफ लिखा है अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, ये लिखा हुआ है। पर समाज में तो आज भी चल रही है। अगर आप छोटे गांवों में जाएं और छोटे कस्बों में भी आप देखेंगे अनटचेबिलिटी किसी न किसी फॉर्म में मिली जाती है। तो संविधान में लिखने मात्र से कुछ नहीं होता। तीसरी बात, हमारे एक सिस्टम काम करता है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, मान लीजिए एक एक्ट बना और एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो एक्ट का उतना हिस्सा हट जाएगा जितना कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कहेंगे इनकोहेरेंट है। ऐसे एक्ट के अंदर आते हैं रूल्स रेगुलेशंस। ये यूजीसी एक्ट 1964 था, 61 या 64, उसके तहत ये रूल्स बने। सो एनीथिंग इन द रूल्स विच इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द एक्ट और टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कट ऑफ, विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, नल एंड वॉइड।
तो उनका ये कहना है कि ये आर्टिकल 14, 15, 621 और 46 से सीधा नहीं है, और बेसिकली इसमें आर्टिकल केवल 15 लागू होता है। 14 तो एक फिलॉसफी है। जो भी रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, दैट हैज टू डू विद आर्टिकल 15 एंड टू सम एक्सटेंट आर्टिकल 46, दैट्स इट। सो दिस इज जस्ट ऑपरेशनलाइजिंग एग्जिस्टिंग रूल्स, क्या ये आप मानते हैं, या फिर ये साइडवेज एंट्री ऑफ न्यू रेगुलेशंस हैं? फिलॉसफी आर्टिकल 15 की है। ओके, आर्टिकल 15 ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, एजुकेशनल स्पेसेस में भी नहीं होना चाहिए, साफ साफ कहता है। उसमें 3 सेक्शंस शुरू में संविधान में थे, 3 बाद में जोड़े गए थे, जिनमें से एक SC ST OBC के लिए है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देने के लिए, 15(6) EWS के लिए, जो हाल ही में 2019 में हुआ था 103 अमेंडमेंट से। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक छोटी सी बात लिखी होती है, एक्ट में डिटेल करते हैं, रेगुलेशंस में डिटेल करते हैं। तो जब भी रेगुलेशन आता है तो बेसिकली डिटेल तो है, इसमें कुछ ना कुछ तो नया ही रहा है। एंड द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन द रेगुलेशंस इज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि बहुत इनकंसिस्टेंसी इसमें है। हाँ, जो 2-3 मुद्दे बहुत उभर रहे हैं उनको एड्रेस सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, सरकार कर सकती है, कोई बड़ा हंगामा क्यों? नहीं विकास जी, आजकल क्या हो रहा है कि जेन जी के प्रोटेस्ट को लेकर सारी सरकारें बहुत घबराई हुई हैं। फ्रॉम एवरी कंट्री इज स्केयर्ड ऑफ इट। और अगर ये जेन जी रास्ते पर उतर आए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी होती है, अगर ये जेन जी अगर प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, और पहले भी हमने देखा हुआ है, जैसे आपने कहा मंडल एजिटेशन के टाइम भी देखा हुआ है, उसके बाद भी SC ST एक्ट को लेकर कितनी सारी हुई, फिर रिवर्सल्स हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं, इज दिस इमोटिव इशू, इस पर भी हो सकता है ऐसा काम? मुश्किल है मेरे हिसाब से तो। मुझे मतलब भारत में जेन जी का बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, मुझे इसी पे डाउट है। देखिए, भारत का मतलब क्या है, 150 करोड़ की आबादी है। जेन जी का मतलब है 1997 से 2012, 15 साल में जो पैदा हुए बच्चे, अगर जेन जी को हम टेक्निकल ले रहे हैं तो 70 साल की एवरेज एज मान ले तो एक जो 10 साल का ग्रुप है उससे 20 करोड़ की आबादी है, 15 पे 30 करोड़ की आबादी मान लीजिए, तो 30 करोड़ लोग जेन जी में आने चाहिए मोटे तौर पर। साउथ इंडिया इसमें शामिल होगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया में जो कास्ट स्ट्रक्चर है एकदम अलग है। वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग इतने कम हैं कि वहाँ OBC को रिप्रेजेंटेशन पहले से उससे ज्यादा मिला हुआ जितना कमेटी देने की बात कर रही है इन ऑल द स्पेसेस। तमिलनाडु में विशेष रूप से, लेकिन केरल में भी काफी हद तक वैसा ही है। बाकी स्टेट्स वो सेटल हो गया वहाँ पे, जो सेटल हो गया, या कम से कम वहाँ पर बहुत हंगामा नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में बहुत हंगामा इस मुद्दे पे होने वाला है। ये हंगामा बेसिकली नॉर्थ में होगा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, क्योंकि इन स्टेट्स में, देखिए मैं थोड़ा सा अगर आप टाइम दे तो मैं और विस्तार में समझाता हूँ। सारा हंगामा OBC को लेके हो रहा है, और ये हंगामा एकदम गलत भी नहीं है। इसके पीछे ना माइंडसेट समझना चाहिए कि सवर्ण समाज क्यों डरा हुआ है। क्या मैं ये मान लूं कि बिना बात के डरा हुआ है, या कोई जेन्युइन वजह है? एक तो हो सकता है कि अफवाह फैला दी लोगों ने, लोग डर गए। लोग तो डर जाते हैं अफवाह फैल जाए तो। ये केवल अफवाह है या उसके पीछे कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स भी हैं? मेरा ख्याल है कि रीजनेबल ग्राउंड्स भी हैं उसके पीछे, और इसलिए सरकार या सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे 1-2 लाइन, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है भी नहीं। कम से कम सब भरोसे में तो रहें। यूनिवर्सिटी युद्ध का मैदान क्यों बने? अगर बातचीत से बात बन सकती है तो क्यों, ऐसा मैं कह रहा हूँ। संविधान लागू होने से पहले SC ST का आरक्षण चल रहा था सेंट्रल लेवल पे भी। पूना पैक्ट आपको पता ही है ना। तो पूना पैक्ट के बाद से सहमति थी कि मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी, स्टेट के इलेक्शंस में भी SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा। SC को SC कहा 1935 में गया, पहले डिप्रेस क्लास कहते थे, और ST को ST आज़ादी के बाद कहा गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में, इनके तब नाम ये नहीं थे, तब मद्रास एक स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो उसके पहले नाम अलग अलग थे। इन सब में OBC रिजर्वेशन भी चल रहा था पहले से। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रिजर्वेशन आज़ादी के बाद की बात नहीं है। रिजर्वेशन 1902 में शुरू हो गया था, कोल्हापुर में 1902 में हुआ। तब तो SC नाम भी नहीं था, ST नाम भी नहीं था, BC ही था, बैकवर्ड या नॉन ब्राह्मण्स बोलते थे उस समय। कोल्हापुर में 1902 में हुआ, 1917 में बड़ौदा में हुआ, 1921 में मैसूर में हुआ, 1927 में मद्रास में हुआ, 1935 में जिस त्रावणकोर कोचीन कहते हैं वहाँ हुआ। इन सब में आरक्षण आज़ादी से बहुत पहले से चल रहा है।
कहीं कहीं नौकरी में चल रहा है, जैसे कोल्हापुर में, बड़ौदा में, मैसूर में नौकरी में हुआ, मद्रास में इलेक्शंस में हुआ, पहले 1921 के इलेक्शंस में, फिर नौकरी में हो गया, और ऐसे ही केरल में भी 1935 में नौकरी में हो गया। तो दक्षिण के लोग ओबीसीज के आरक्षण को लेकर आज़ादी के पहले से मेंटली तैयार थे, और वहाँ ओबीसीज का अनुपात बहुत ज़्यादा है, वहाँ जनरल कैटेगरी की बहुत कम आबादी है। तो वहाँ वो सब पहले हंगामे हो चुके हैं, खूब हंगामा उस समय हुआ। विश्वेश्वरैया जो कि दीवान थे मैसूर के महाराजा के, वाडियार के विश्वेश्वरैया, जिनको हम इंजीनियर्स डे मनाते, जिनके लिए बड़े महान इंजीनियर थे। दीवान का मतलब पीएम, मैसूर महाराजा के पीएम थे, मेरिटोक्रेसी के समर्थक थे, ओबीसी आरक्षण के घोर विरोधी थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी आरक्षण लागू हुआ था। इतनी मतलब लड़ाइयाँ हो चुकी हैं वहाँ पर पहले। नॉर्थ में लड़ाइयाँ नहीं हुई उस समय, महाराष्ट्र में भी हो गई थी, कोल्हापुर से शुरू हुआ था, है ना। तो महाराष्ट्र को भी आदत है इन चीज़ों की, वो समाज अब उससे थोड़ा सा आगे निकल गया है। नॉर्थ में क्या हुआ है, ये लड़ाइयाँ 1970s के बाद शुरू हुई हैं। पहले कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, 70s में थोड़ा सा हुआ, 80s के अंत में आते आते बहुत ज़्यादा हुआ जब मंडल कमीशन आया। और मंडल कमीशन आने की बैकग्राउंड पता है कि जब जनता पार्टी 1977 के बाद आई 2 साल के लिए, उन्होंने मंडल कमीशन बनाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, तो इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। तो 80 से 84 इंदिरा गांधी, 84 से 89 राजीव गांधी ने उस रिपोर्ट को दबा के रखा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें। 89 में वीपी सिंह गए, वहाँ से नॉर्थ की पॉलिटिक्स चेंज हुई पूरी तरह से। उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन को लागू कर दिया, और एक झटके में पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स था, नैरेटिव से हमारा चेंज हुआ। ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स शुरू हुई। जनरल कैटेगरी को एससी एसटी का नाम 2012 में रेगुलेशंस में था, उसको लेकर चिंता नहीं थी, क्योंकि एससी एसटी एक्ट समाज में चलता है, उसको लेकर तनाव रहता है। 2018 में वो तनाव देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, उसके खिलाफ देश भर में बहुत विद्रोह हुआ, सरकार को फिर से एक्ट बनाना पड़ा, वो सब देखा हमने। पर जनरल कैटेगरी को लगता है कि कॉलेज में जब हमारे बच्चे जाएंगे उन पे केस लग जाएगा, तो ये तनाव की बात ज़्यादा है कि भाई बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अगर उन पे केस लग जाएगा, बिना बात के लगेगा, तो हम कैसे मान लें। जनरल कैटेगरी और एससी एसटी समाज के बीच में ठीक ठाक गैप भी है, एक्सेप्ट द क्रीमी लेयर ऑफ द एससी एंड एसटी। ओबीसी इसके साथ क्या है कि ओबीसी एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है, मिनिमम 52%, and it can go up to 68-65% in a given society. ओबीसी होमोजीनस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनस है। अब इसमें क्या कि ओबीसी में जो सबसे नीचे लेवल पे हैं वो लगभग एससी जैसे लेवल पे हैं। जैसे तेली है, हमारे पीएम भी उसी ओबीसी कास्ट से आते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि तेली लोगों ने बहुत बड़ा खतरनाक आंदोलन पैदा कर दिया है। नंबर भी कम है, सोशल स्टेटस भी कम है। माली है, कुम्हार है, निषाद है, हालांकि निषाद अब थोड़ा पॉलिटिकल होना शुरू हुआ है, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि सोशल डिस्कोर्स में बहुत तनाव इनको लेकर कभी होता हो। लेकिन उसी ओबीसी स्ट्रक्चर में जो ऊपर है, जिनको डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, अगर आपने एमएन श्रीनिवास को पढ़ा हो, एमएन श्रीनिवास भारत के बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए। 1950s में उन्होंने कास्ट सिस्टम को समझने के लिए नया कॉन्सेप्ट दिया, डोमिनेंट कास्ट। पहले की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो रिचुअलिस्टिक ऑर्डर में ऊपर है उसके पास पावर, ब्राह्मण के पास सारी पावर है, फिर क्षत्रिय के पास है, फिर वैश्य के पास है, शूद्र के पास कुछ भी नहीं है। और शूद्र के भी बाद नंबर 5 पे जो आते हैं उनको एससी आमतौर पे कहते हैं। शूद्र का मतलब अम्बेडकर राइट लिटरेचर में शूद्र का मतलब ओबीसी से ज़्यादा होता है। उसके बाद जो नंबर 5 पे हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था से बाहर मानते हैं, उनको लोग कहते हैं कि वो एससीज में आने चाहिए, डिप्रेस्ड क्लासेज हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग दोनों को एक मान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो लोग इसके टॉप पे हैं, और डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या बताया मैंने श्रीनिवास ने, ऐसी कास्ट जिसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, संख्या ज्यादा है, लेकिन जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी ठीक ठाक हैं, लैंड है, बाकी रिसोर्सेज हैं, पैसा भी है। नंबर 3 जो पॉलिटिकली अवेयर भी है, एक्टिव भी है। और चौथा जो हिरार्किकल ऑर्डर में इतनी नीचे नहीं है कि उसको रोज अपमान झेलना पड़े, मतलब डे टू डे लाइफ में ठीक जिंदगी जीते हैं, खराब जिंदगी नहीं जीते हैं। डेमोक्रेसी आने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास तो वोट सबसे ज्यादा हैं। अब इसमें अब मैं कुछ जातियों के नाम बोलूंगा तो हंगामा बहुत और गालियां बहुत पड़ेंगी, लेकिन जो एमएन श्रीनिवास ने नाम बताए, जैसे जाट एक जाति है हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा यूपी राजस्थान में जाट एक जाति है। अब यूपी में जाट ओबीसी में भी आते हैं, राजस्थान में भी कहीं कहीं आते हैं, स्टेट लिस्ट में।
और सेंट्रल लिस्ट में कहीं नहीं, हरियाणा में नहीं, सेंट्रल लिस्ट में तो नहीं आ पाए क्योंकि 2014 में दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सेंट्रल लिस्ट में जाट मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं आते, स्टेट लिस्ट में कहीं कहीं आते हैं, जैसे यूपी में आती है। ऐसे ही जो गुर्जर ये समाज भी कुछ लोग नहीं जानते कि स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है। मैं समझा दूंगा। हाँ। इसके बाद SC ST में एक लिस्ट होती है, OBC में 2 लिस्ट होती है, मैं समझा दूंगा। ऐसे ही गुर्जर समाज से गुर्जर कहते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में यादव हैं, कुर्मी हैं, ये लोग डोमिनेंट हैं, लेकिन OBC में आते हैं। लैंड ओनिंग है, सब कुछ है, पावर है, संख्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ताकत उनके पास है, बहुत ज्यादा जाति आधार पर हिरार्किकल बेसिस पे, रिचुअल बेसिस पे बहुत ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में दमन नहीं होता है, ये सब बेसिस। क्योंकि यादव समाज में तो ये भी है ना कि कृष्ण जी यदुवंशी थे, तो एक ट्रेडिशन वो भी चलता है उनका। इधर मराठा लोग OBC बनने के प्रोसेस में, मराठा जाति भी डोमिनेंट कास्ट है, OBC तो भी नहीं हो पाई है, बड़े सारे हैं। इधर पटेल हो गए गुजरात में और MP में, पाटीदार गुजरात में मुख्य रूप से हैं। अगर आप जाएंगे कर्नाटक में तो वोकालिगा भी, लिंगायत भी, दोनों OBC में आते हैं, दोनों डोमिनेंट कास्ट हैं। मतलब वोकालिगा शायद कुछ, और अगर आप आंध्रा तेलंगाना जाए तो एक और रेड्डी कम्मा, उनकी डिबेट चलती है। केरल में एजवा है। ये सारी जातियां, एम एन श्रीनिवास ने बताया कि ये डोमिनेंट कास्ट की परिभाषा में आती है। SC ST समुदाय में कोई भी वर्ग डोमिनेंट कास्ट नहीं बन पाया आज तक, इसलिए सीधी फाइट जनरल से नहीं होती। इनकी जो OBC का जो अपर हिस्सा है, जो डोमिनेंट कास्ट में है, उसकी फाइट होती है। अब उनको लगता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो ये बफर था, ये OBC का बफर है। इसीलिए बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया में झगड़े कम हुए क्योंकि बफर जोन काम कर रहा था। साउथ में बफर, मतलब साउथ में समझ थोड़ी सी अलग थी, इसलिए वहां पर झगड़े ज्यादा हुए। तो अगर मैं इसी रेगुलेशन के बारे में बात करूं, जो इस रेगुलेशन के समर्थक है वो कह रहे हैं कि भाई OBC के खिलाफ तो अत्याचार होता है, जनरल के खिलाफ कैसे हो सकता है। तो मैं कल सोच रहा, जब मुझे ये हुआ कि आपसे आज मिलना है, तो मैंने सोचा कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच के देखता हूँ। हाँ। और मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, ना इधर ना उधर। मैं तो एकेडमिक इंटेग्रिटी वाली बात कोशिश करता हूँ कि जो मुझे समझ में आता है वो बात करूँ। इमेजिन करके देखिए 3-4 केसेस इक्विटी कमेटी में, या जो डेफिनेशंस में इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में कहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो होगा जो SC ST या OBC के खिलाफ होगा। तो पहला सवाल है, क्या जनरल के खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, हो सकता है। कौन कर सकता है? 5 केसेस देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने हरियाणा में देखा है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज होते हैं, अग्रसेन स्कूल, अग्रसेन कॉलेज, या वैश्य स्कूल, वैश्य कॉलेज होते हैं। वैश्य समुदाय की एक संस्था है जिसमें सब लोग वही हैं, मतलब NGO में या ट्रस्ट में। उन्होंने एक संस्था बनाई इस भाव से कि हम पढ़ाई करवाना चाहते हैं। मैनेजमेंट में सारे वैश्य समुदाय के लोग हैं उसमें, क्योंकि उनकी संस्था है तो वही होंगे। कॉलेज बनाया, प्रिंसिपल को उन्होंने अपॉइंट किया। अब मान लीजिए उस कॉलेज में नियुक्ति होनी है, किसी पियून की होनी मान लीजिए, या किसी प्रोफेसर की होनी है, और कैंडिडेट्स वहां दोनों तरह के हैं। एक ऐसा है जो वैश्य समुदाय से है, एक ऐसा है जो ब्राह्मण समुदाय से। इक्वल हैं दोनों। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि वैश्य समुदाय को वहां ऐसी प्रेफरेंस मिल जाए जो डिस्क्रिमिनेशन मानी जा सकती हो? हो सकता है। वैश्य व्यक्ति भी जनरल में है, ब्राह्मण भी जनरल में है। अगर ब्राह्मण सभा का कॉलेज है तो वहां इसका उल्टा हो सकता है। राजपूत सभा का कॉलेज है तो वहां हो सकता है ब्राह्मण या वैश्य के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। क्यों नहीं हो सकता है? सो जनरल डिस्क्रिमिनेटिंग अदर जनरल, ये हाइपोथेटिकली संभव, तो हाइपोथेटिकल क्या, ऐसा होता ही होता है। हाँ। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। OBC में कोई डोमिनेंट कास्ट है मान लीजिए, एज्यूम करते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समाज ने एक संस्था बना रखी है, छत्रपति शिवाजी महाराज एजुकेशनल ट्रस्ट। एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इमेजिन कर रहा हूं। मराठा लोग या तो OBC में हैं या कुणबी का मान लीजिए ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे हैं, उन्होंने बना रखी है। उन्होंने अपने समाज के, या अगर मराठा के OBC स्टेटस पे डाउट है महल का साहब भी, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जाट समाज ने संस्था बनाई। कॉलेज का नाम ही जाट कॉलेज है, मैंने देखे ऐसे कॉलेज, नाम ही जाट कॉलेज होता है ना, जाट कॉलेज है। जाट ट्रस्टीज हैं सारे के सारे, जाट OBC में भी आते हैं। उस कॉलेज में एक वैकेंसी है, सिलेक्शन कमेटी में सब लोग या तो जाट समुदाय के हैं या उन्होंने
डिसाइड Nominate किया है, हाँ। नॉमिनेट किया है, उसमें एक व्यक्ति जाट है, एक व्यक्ति ब्राह्मण है, दोनों इक्वल है मान लेते हैं, सिलेक्शन किसका होगा? जाट का होगा। और जाट ओबीसी में है, ब्राह्मण तो जनरल में है। क्या किसी खास सिचुएशन में ओबीसी जनरल के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? यानी हाइपोथेटिकली इसका आंसर यस हो सकता है। हाँ। अब मान लीजिए कि मिजोरम में चले गए आप, मिजोरम में 94% आबादी एसटीज की है। मान लीजिए कि वहां के एसटी समाज ने कॉलेज शुरू किया हुआ है, उस कॉलेज में एज्यूम कीजिए कि 94% लोग एसटी ही पढ़ते हैं, 5-6% लोग जनरल पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ उत्तर भारत से गए हुए हैं। उत्तर भारत का जनरल व्यक्ति मिजोरम के एक एसटी मैनेजमेंट के कॉलेज में अगर पढ़ रहा है तो उसके साथ रेशियल, लिंग्विस्टिक और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस होने की संभावना है या नहीं? है संभावना। तो पहली बात तो हाइपोथेटिकली ये संभव है कि डिस्क्रिमिनेशन जनरल के साथ भी हो जाए। हाँ, ये जैसे इम्पॉसिबल बंगाल में आउटसाइडर कहा जाता है, आउटसाइडर वाला भी हर जगह होता हर है, जगह होता है। होता हाँ, है, ठीक बात ये है। कश्मीरी कहते हैं कि हमारे साथ होता है, हाँ, जब भी होता है। अटैक होता है कश्मीर हाँ, में तो तो उन पे हमारे अगेंस्ट हो हमला जाता लग है। जाता है। ये वैष्णो देवी वाला कॉलेज वाला उस केस किस्सा में भी भी ऐसा उसमें हुआ भी। है। हाँ, तो हाइपोथेटिकली ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा हो सकता है और डिमांड सिर्फ इतनी सी रेगुलेशंस में है कि भाई हमें भी या तो कास्ट वाला पैरा हटा दो, या लिखो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन will be defined as any discrimination against anyone because of his or her caste status. नॉट Simple अपरेंट कर ओवर। दीजिए। हाँ। और अगर लिखना है कास्ट वाला तो फिर रेस वाला क्यों नहीं लिख रहे? वो भी तो लिखो, लैंग्वेज वाला भी लिखो, रिलीजन वाला भी लिखो, वो सब आपने छोड़ दिया, आपने एक ही क्यों लिखा? जनरल कैटेगरी के लोगों के डरने की एक वजह तो ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज उनको बताई जा रही है। बट जस्ट वर्ल्ड वाइड अफर्मेटिव एक्शन जब होता है तो वो मेजर डिस्क्रिमिनेशन किस चीज की हो रही है? वो मेजर डिस्क्रिमिनेशन जैसे ब्लैक एंड व्हाइट की, वो मेजर डिस्क्रिमिनेशन हो गया एकदम क्योंकि ठीक बात। डाइवर्सिटी वाइज वहां पे इतने मुस्लिम थे नहीं, तो दे डिडंट ब्रिंग रिलीजन इनटू इट, राइट? या क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन नहीं, वाली रिलीजन भी बात है शायद उनके यहाँ, हाँ, religion भी है। बट जो अफर्मेटिव एक्शन affirmative action ज्यादातर black जेंडर student पे के, था और ब्लैक एंड व्हाइट पे था, रेस पे था एंड ब्लैक क्योंकि एंड रिलीजियस मूवमेंट्स हुए नहीं उस तरह नहीं से। थी। सो दे डिड दैट अफर्मेटिव एक्शन। आपने वेस्ट एशिया में तो देखा ही नहीं, हार्डली एनीथिंग। देखिए अमेरिका में ना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हाँ, ना रिलीजियस रिलीजियस है। सो हर स्टेट में सब अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, पर भारत यहाँ में पर मल्टीपल तरह तरह डाइवर्सिटीज। की। हाँ, एक तो माइनॉरिटीज की डेफिनेशन हम आज तक तय नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी इसमें बहुत मुझे अच्छे नहीं लगे इस मामले में। कह रहे हैं कि 50% से कम जो है उसको माइनॉरिटी मान लेंगे। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू क्यों नहीं माने जाएंगे? हाँ, लक्षद्वीप में हिंदू माइनॉरिटी क्यों नहीं माने जाएंगे? आप माइनॉरिटी को स्टेट वाइज क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं? करना चाहिए। स्टेट के अंदर भी अगर लेजिटिमेट और रीजनेबल ऐसी बाउंड्रीज बन पैरामीटर्स सकती हैं, हैं हाँ, तो उसमें भी होना चाहिए। करना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो यहाँ जनरल है उत्तर भारत में और जिसके पास पावर है, हो सकता है वही मिजोरम में जाके एक माइनॉरिटी हो जाता हो सकता है कि एक हिंदू जो उत्तर भारत में मेजोरिटी है लक्षद्वीप में जाके माइनॉरिटी हो जाए, नागालैंड में जाके माइनॉरिटी हो जाए, मेघालय में जाके माइनॉरिटी हो जाए, कश्मीर में माइनॉरिटी हो जाए। तो जैसे अभी एसआईआर हो रहा है तो साथ साथ ये भी अगर हो जाएगा, अगर हमको कास्ट बेसिस का इंफॉर्मेशन मिलेगा तो इसमें अफर्मेटिव एक्शन विल इट बी पॉसिबल? नहीं, डेटा तो एसआईआर से नहीं, डेटा तो जो अब नहीं, सेंसस जैसे होगा उससे एसआईआर में मिलेगा। कह रहे हैं ना, हाँ। जैसे एसआईआर में डेटा बाहर निकला है, अगर हम जब सेंसस होगा, जब उसका डेटा हमारे पास हाँ, निकलेगा एकदम तो होगा, हाँ। हाँ, इस पर अगर इसी सेंसस- बात पर इतना बवाल मचा है तो जब सेंसस होगा उस पर जब हमको डेटा मिल जाएगा तो नहीं, do you सेंसस think- पर क्यों बवाल होगा? सेंसस पर एक ही बवाल था, कास्ट बेसिस पे होना चाहिए, वो मान लिया सरकार ने। हाँ, तो जब वो वही तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब कास्ट का इंफॉर्मेशन निकलेगा हाँ। तो उस पे भी तो फिर देयर विल बी ट्रबल ऑन दैट, इजंट इट? होगा, लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग बात है, पिछली बार भी हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज तक बाहर आई नहीं है लेकिन हुआ तो पिछली बार भी था। हाँ, और जब ये निकलता है तो उस पर अफर्मेटिव एक्शन होगा कि नहीं होगा? मतलब उसी के लिए तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार कहा है इसीलिए तो कहा है कि आप एफर्मेटिव एक्शन आपने करना देखा चाहिए। कर्नाटका में उन्होंने लागू नहीं किया, निकला इंफॉर्मेशन लागू करने नहीं करने का मसला ये भी कि जब सरकारें चेंज हो जाती हैं तो उसके बाद फैसले बदल जाते हैं, एक ये भी है। लेकिन बिहार ने जब सर्वे किया उस समय भी इसलिए किया कि सरकार उस समय हाँ, थोड़ा पार्टी लाइन अलग हो गई थी, हाँ, और ये तीनों सर्वेज इसलिए हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी कि हम इसको सेंसस नहीं मानेंगे, सर्वे मानेंगे।
लेकिन अच्छा, कोई सरकार बाद में कितना यूज करे कितना नहीं करेगी वो तो सेकेंडरी बात है। सबसे पहली बात है कम से कम डेटा तो हो हमारे पास। अगर आप कह रहे हैं कि हमें ओबीसी को इतना % रिजर्वेशन देना है तो कोई आपके पास प्रूव करने के लिए डेटा तो हो कि ऐसी तो वही तो कंडीशन मैं है। कह रही हूँ, इसमें भी डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। जब कहते हैं ना कि गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज या फिर SC/STs ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका डेटा तो है नहीं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। जब मैं उसी बात पे आती हूँ कि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन हर चीज प्रूव ना हो तो भी कम से कम उसके डेटा कलेक्शन होता तो फिर रहे। डिफॉल्ट मैकेनिज्म हम यही सोचते हैं ना कि अगर आप SC/ST से हो और आपने ड्रॉप आउट किया है तो आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप ड्रॉप आउट करें तो आप इसकी वजह ऐसा से मत नहीं है। सोचिए, लेकिन एक बात और सोच के देखिए। मान लीजिए कि उत्तर भारत के सभी कॉलेजेस में SC/ST का ड्रॉप आउट एवरेज मान लेते हैं कि 30% है और जनरल का मान लेते हैं कि 10% है, ठीक है। पर अगर एक खास कॉलेज में वो ड्रॉप आउट 30 से बढ़ के 45 हो गया हो, तब आप क्या करेंगे? सो इट्स नॉट अबाउट meaning or interpreting every dropout as the case of discrimination. But if the number of dropouts or percentage of dropouts in two different colleges is very much different, then we have to find out some other explanation. और वहाँ हो सकता है कि ये ज़्यादा संभावना दिखे कि यहाँ शायद कुछ ऐसा हुआ है। तो क्या ये गाइडलाइंस काफ़ी हैं ये पता करने के लिए? काफ़ी नहीं, लेकिन जैसे इसी में एक बात और देखें कि मान लीजिए मैं सोशल साइंसेस का विद्यार्थी हूँ तो उसमें डेटा की बड़ी वैल्यू होती है। मुझे अचानक एक थिंकर याद है जिन्होंने सुसाइड पे स्टडी किया था। 26,000 केसेस स्टडी करके बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट दिए थे। मैं इसी पर आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कॉलेज है, उस कॉलेज में SC/ST का ड्रॉप आउट 30% होता है एवरेज, ठीक है। 10 साल का डेटा मैंने निकाल लिया। 30, 29, 31, 30.5, 29, 45, 48, 50, 30, 28, 29। अगर ऐसा डेटा है तो क्या ये कहना जरूरी है कि उन 3 साल में कुछ हो रहा था जो हम छिपा रहे हैं? सो आई एम नॉट सेइंग एवरी डेटा विल गिव यू इनसाइट्स, बट द डिफरेंसेस, डेविएशन इन डेटा कैन गिव यू सम इनसाइट्स। और ये इनसाइट्स भी हो सकता है कि एक्शनेबल ना हो कि आप सीधे किसी पे एक्शन ले लें, पर आप प्रोएक्टिव तो हो सकते हैं। और इस रेगुलेशन में अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे प्रोएक्टिव मेजर्स भी हैं। पिछले रेगुलेशन से प्रोएक्टिव कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर था और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल थी, नाम की थी। कितना अच्छा इसमें इक्विटी एम्बेसडर्स बनाए हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर कैंटीन में, हर हॉस्टल में एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो भरोसेमंद है, जो वहाँ पर माहौल को ठीक रखने की कोशिश करेगा कि भाई झगड़े ना हो इस तरह के। फिर इक्विटी स्क्वाड वर्ड से मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ, वर्ड थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। इट साउंड्स लाइक कि आप पुलिस फोर्स लेके आ रहे हैं। हाँ, तो वर्ड गलत है, इनका वर्ड थोड़ा ठीक कर देना चाहिए इक्विटी स्क्वाड के बदले। लेकिन इक्विटी स्क्वाड इस काम के लिए नहीं जा रहे कि वो जजमेंट देंगे। आपने बीच में ऐसा बोला, मुझे लगा कि आपके मन में ये भाव है। इक्विटी स्क्वाड का काम ये नहीं है। पर जब स्क्वाड होता है ना तो द मेंटालिटी इज कि ये डंडे लेके मोटरसाइकिलों में जाएंगे और इनका काम ये है नहीं। हाँ, इक्विटी स्क्वाड में रिप्रेजेंटेशन रखा है और क्या है कि जो उस कॉलेज के हिसाब से ठीक हो वो वहाँ की कमेटी तय कर लेगी। उसका काम सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ पर ये खतरा ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में दलित बच्चों की शिकायत है कि पानी हम पीते हैं तो उनको मना करते हैं, तो जहाँ पानी है वहाँ पर इक्विटी स्क्वाड के लोग बीच में विजिट करते रहे कि कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हो रहा। कुछ कहना नहीं है, केवल देखना है। हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टेप लेना है। तो स्क्वाड शब्द थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ गया है। फिर इक्विटी कमेटी इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है। और असली बात, अच्छा ये सारे झगड़े जो हो रहे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे, कल मैंने किसी को सुना तो वो कह रहे थे कि ये सरकार खुद करवा रही है, तो मैं इतना तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूँ। ताकि रोल बैक हो। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाना पड़ गया। रोल बैक कैसे करें, तो हंगामा करवा दो ताकि रोल बैक करने का आधार बन जाए। कुछ लोगों ने, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मतलब ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक भी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं लग रहा। मैं जो कहूँगा बहुत अलग इंटरप्रिटेशन आपको लगेगी। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल और वीसीज वगैरह हैं वो करवा रहे हैं इसको। क्यों करवा रहे हैं? इतनी कंप्लायंसेस इसमें जितनी आज तक उनको करने का अभ्यास नहीं है। इतनी कंप्लायंसेस है। पिछले वाले में क्या था, आप कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, कोई पनिशमेंट नहीं थी, आर्बिट्ररी था ना। इसमें क्या है, ऐसी ऐसी चीजें कर दी हैं कि जो इक्विटी कमेटी है या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, EOC है बेसिकली, पहली कंडीशन है कि साल में 2 रिपोर्ट्स उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी है।
एवरी ईयर जनवरी और जुलाई में। क्या रिपोर्ट है कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स में और स्टाफ में अलग अलग सोशल क्लासेस का रेशो कितना है, एग्जैक्ट नंबर्स बताने हैं। जो ड्रॉप आउट किया बच्चों ने उनमें क्या क्या रेशो है, और जो कंप्लेंट्स आई थी इसके तहत उनका स्टेटस क्या है। ये साल में 2 बार अपनी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में डालना है। साल में एक रिपोर्ट जनवरी में यूजीसी को भेजनी है, और वही रिपोर्ट किसको जाएगी, यूनिवर्सिटी को भी जाएगी। वही रिपोर्ट जो टेक्निकल उनकी है संस्था, जैसे ACITE है, उसको जाएगी। और अगर वो किसी स्टेट में है तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जाएगी या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को जाएगी, उन सबको भेजेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी। यस यस, दिस अप्लाइज टू एवरी इंस्टीट्यूशन। तो वो तो दबाने की कोशिश करेंगे ना, करना पड़ेगा ना। साथ में क्या लिखा हो लास्ट में, अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करता तो पहले तो यूजीसी मॉनिटर करेगी। एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की इसमें बात लिखी है, जिसमें सारी संस्थाओं के लोग भी होंगे, अलग अलग कमीशंस के लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, और वो जा भी सकते हैं चेक करने के लिए। हर इंस्टीट्यूशन को साल में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है यूजीसी को, और अगर नहीं की तो 4 पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं। यूजीसी की स्कीम से बाहर कर सकते हैं, ग्रांट्स वगैरह नहीं आएंगे। यूजीसी की तरफ से डिग्री देने के जो आपको अथॉरिटी है वो खत्म कर सकते हैं। आप डिग्री दे ही नहीं सकते, एडमिशन नहीं ले सकते। आपका डिस्टेंस, ओपन लर्निंग और ऑनलाइन एक्टिविटीज खत्म कर सकते हैं, और अंत में आपकी जो मान्यता है वो रद्द कर सकते हैं। इतनी रेगुलेशंस हैं, इतने कंप्लायंसेस हैं, इतने कंप्लायंसेस पूरे करने में, और किसी ने कंप्लेंट कर दी। पहले क्या था, पहला फुसला के दबा दो बात को। अब क्या है, जैसी कंप्लेंट आएगी, पहले कंप्लेंट केवल इन राइटिंग होती थी 2012 में। अब कंप्लेंट करने के 4 तरीके हैं। पहले ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन आते ही रिकॉर्ड्स में आ गया। भाई राइटिंग में तो आप समझा बुझा के मना कर देंगे। अब तो कंप्लेंट वेबसाइट पे आ गई है, ऑनलाइन आ गई है। या आप मेल भेजेंगे कोऑर्डिनेटर को, या लिख के देंगे, और या जो इक्विटी हेल्पलाइन उससे फ़ोन कर देंगे। 4 तरीके हैं। उसके 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी की मीटिंग होनी है। 15 दिन के अंदर लिखा हुआ इक्विटी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट कंप्लेनेंट को भी भेजेगी। 7 दिन के अंदर जो प्रिंसिपल है या बीसी है उसको एक्शन लेना है उस रिपोर्ट पे, और अगर उस रिपोर्ट से कोई पक्ष सहमत नहीं, 30 दिन के अंदर ओम्बुड्समैन के पास जाएगा। एंड ओम्बुड्समैन, पिछली बार क्या था, एक अपील पिछली बार भी थी, पर अपील क्या थी, प्रिंसिपल के पास। टीचर ने गलत व्यवहार किया, आप अपील करेंगे तो प्रिंसिपल देखेगा उसको। मतलब पहले एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर रिपोर्ट बनाएगा, आपको ठीक नहीं लग रही, प्रिंसिपल से अपील कीजिए, प्रिंसिपल उस पर करेगा। बात कॉलेज की कॉलेज में रहेगी या यूनिवर्सिटी में ही रहेगी। अब जाएगी ओम्बुड्समैन के पास, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर का आदमी है। इतने कंप्लायंसेस हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को जो लोग चला रहे हैं, कॉलेज जो लोग चला रहे हैं, उनको देख के घबराहट हो रही होगी, और मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होंगे कि किसी तरह से ख़त्म हो जाए। और इसलिए आप देखेंगे कई लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, संशोधन नहीं चाहिए, पूरा वापस लो। संशोधन 2 लाइन का है। अगर जहाँ ओबीसी वाला लिखा है, अगर उसको ठीक कर लेंगे तो बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं अधिकांश लोगों को। लेकिन कई लोग आप देखेंगे डिमांड करेंगे पूरा वापस लो, और पूरा वापस इसलिए लो कि इतनी कंप्लायंसेस को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है। पर पॉलिटिकली पूरा वापस तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना। सुप्रीम कोर्ट तो 19 मार्च को पूछेगा फिर से। हाँ, तो बीजेपी का इसको पूरा। अच्छा, इसमें ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक खास वोट बैंक है अपर कास्ट वोट, और वो बहुत नाराज है। एंड हमने देखा है कि ऐसे जो संशोधन होते हैं, ऐसे जो लॉज आते हैं, ऐसे जो रिफॉर्म्स आते हैं, जब तक पॉलिटिकल बैकिंग, सॉलिड पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, तब तक नहीं हो सकता ये। तो कैन बीजेपी गो अगेंस्ट इट्स कोर वोटर बेस विच इज जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट, ये सब? एक 20% तो होगा ना उत्तर प्रदेश में। हाँ, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतना रहा होगा। मतलब सरकार कैसे चलती है, मैंने थोड़े दिन काम किए होम मिनिस्ट्री में, तो मुझे हल्का हल्का अंदाजा है कि मंत्रियों को रोज़मर्रा की बातों में बहुत नहीं आइडिया रहता है। हुआ ये हुआ कि भाई ड्राफ्ट बनाया यूजीसी ने, यूजीसी में जो व्यक्ति हेड है वो सरकार ने अपने हिसाब से रख दिया होगा कि हमारी समझ वाला आदमी हो। तो सरकार इतना करती है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमारा होना चाहिए, बाकी वो देख लेगा। उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा पिछले साल 30 दिनों के लिए। सजेशंस मंगवाए, कई लोगों ने दिए। एक ओबीसी, नेशनल ओबीसी स्टूडेंट्स कमेटी है, उसने रिकमेंडेशन की
सजेशन दिया कि ओबीसी को शामिल कर लो इसमें। पार्लियामेंट्री कमेटी में गए, संयोग से वहाँ किसी ने हंगामा नहीं किया, उनको ऐसा लगा नहीं कि हंगामा होगा, रिलीज कर दिया तो हंगामा हो गया। अब वो सोच रहे होंगे क्या करें। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एकदम सीधे सीधे अपने जनरल कैटेगरी के वोटर्स को डिच कर सकती है या उनसे दूर हो सकती है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबको ये याद है कि एक दौर था जब द होल लोहिया मूवमेंट एक दौर चला था, उसके बाद एक दौर चला था जब वीपी सिंह और मंडल को लेकर। क्या फिर से ऐसे स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड मास मूवमेंट हो सकता है इसको लेकर? मतलब अगर ये सरकार ठीक से क्लैरिफाई नहीं करती है तो नाराजगी तो लोगों में है ही। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना एक ड्यूटी भी बनता है। हाँ, बनती है। और लोगों को ना 1990 के दशक के बहुत सारी बातें याद आ भी रही हैं और सोशल मीडिया दिला भी रहा है। जब ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी तो कुछ नारे बहुत पॉपुलर हो गए थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार। अब वो बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है। उसी समय एक वो भूरा बाल साफ करो जब बिहार में चल रहा था, तो ऐसे अजगर एक कॉम्बिनेशन बना था नॉर्थ में, हरियाणा राजस्थान वगैरह में। हालांकि जिन्होंने वो नारा दिया था वो सब बदल चुके हैं, वो तो फेवर अब मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर बात कर रही हैं, लालू जी ने भी वो बंद कर दिया। मायावती जी को ब्राह्मणों से कभी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इस बात को समझिए कि जो बीच में हैं ओबीसी, उनके ऊपर वाले हिस्सों को दिक्कत सवर्णों से होती है, नीचे वाले हिस्सों को दिक्कत दलितों से होती है। वो बफर जोन वाली बात। इसलिए एससी एसटी के जो झगड़े होते हैं ज्यादा यादवों के साथ होते हैं। इसलिए बीजेपी प्लस बीएसपी इज पॉसिबल, बट बीएसपी प्लस एसपी इज नॉट पॉसिबल। तो वो सोशल, उनका वोट बैंक अलग अलग है ना, उनका आपसी जो रिश्ते हैं उस तरह के हैं। इसलिए यू डोंट सी कि एक और दौर चलने वाला है, जिस तरह एक आंदोलन के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। कम से कम सोशल मीडिया का आंदोलन सड़कों पर सस्टेन कर पाएगा, मुझे सीए तो ऐसे ही शुरू हुआ था, अग्निवीर प्रोटेस्ट भी ऐसे ही शुरू हुए थे। सीए कितने सड़कों पर चला, दिल्ली के एक छोटे से इलाके को छोड़ दिया, वो तो कोविड हो गया ना, इसलिए बंद हो गया। एक ही इलाके में कितना चला था, कितनी जगह चला, मतलब ऐसा मास मूवमेंट के पूरा देश हिल जाए ऐसा थोड़ा था। पर फार्म लॉज हो जाए, अग्निवीर हो जाए। लॉज हुए, लेकिन फार्म लॉज भी केवल उत्तर भारत के कुछ इलाकों में, और फिर रिवर्स करना पड़ा धीरे धीरे। वो सरकार की अपनी राय है कि रिवर्स करना है कि नहीं करना है। इसमें भी क्या पता रिवर्स कर लें, क्या पता, डर जाए। लेकिन मेरे ख्याल से लोग रिवर्स करने की मांग भी नहीं कर रहे, लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि उसमें 2-3 बातें ठीक कर लें, और भाषा थोड़ी सी बदलने में क्या परेशानी है। किसी का अगर मन का भय खत्म होता है तो क्या परेशानी। और ओबीसी डोमिनेंट कास्ट को लेके थोड़ा सा भय जनरल कैटेगरी के लोगों में है, ये बात तो इंडियन सोशियोलॉजी में मानी जाती है, तो ऐसे रिश्ते रहे हैं। और हमारा बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस ये तो है नहीं कि ओबीसी के लोग जनरल को डिस्क्रिमिनेट कर सकें। हम तो कोई भी नहीं चाह रहा ऐसा, चाह तो यही रहे ना कि कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में ये भाव आना ही क्यों चाहिए कि मुझे भेदभाव करना है। तो अपर लोअर को हटा दो, जस्ट राइट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जहां आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले वहां पर ये दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस वाली बात कर दी, तो वहां पर भी हो कम से कम कंसिस्टेंसी हो पूरे डॉक्यूमेंट में, कि जो चीज लिख रहे हैं हर जगह सेम हो, और यदि एक बेस पे आप लिख रहे हैं तो बाकी बेसिस पे भी कम से कम लिखें कुछ। विकास जी, हमने पहले भी ये बात की हुई थी अबाउट जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल बेनिफिट्स, जनरेशनल डिस्क्रेडिट। अगर किसी एक जनरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को आईएएस में मिल गया, एडमिशन हो गई, कोटा हो गया, सब कुछ हो गया, व्हाई शुड द बेनिफिट गो टू द नेक्स्ट जनरेशन? क्या वहाँ पर रोक नहीं लगाना चाहिए? अगर किसी को कॉलेज एडमिशन मिल गया बिकॉज ऑफ कास्ट, उसके बाद क्या उनके बच्चों को भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए? कहाँ पर, वेयर विल दिस एंड? विल देयर बी अ पॉइंट वेयर वन कैन डिसाइड कि अब वी हैव एम्पावर्ड शेड्यूल कास्ट इन आवर कंट्री, हमें रिजर्वेशन बंद करना चाहिए? क्या कभी भी कोई भी पार्टी ये डिसीजन ले सकती है, एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम? देखिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो जनरली एक जनरेशन के बाद रिजर्वेशन नहीं मिलता है। कारण ये है कि क्रीमी लेयर, ओबीसी में अगर कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो क्रीमी लेयर में आ ही जाते हैं उसके बच्चे, अनलेस कि वो बहुत जुगाड़ करके वो रास्ते निकाले कि रिजाइन कर दे उस समय और रेंटल इनकम दिखाए, एग्रीकल्चरल इनकम दिखाए, एग्रीकल्चरल इनकम दिखाए और बच्चे ओबीसी बन जाए। ऐसे कुछ केसेस बहुत पॉपुलर हुए भी थे, रेयर होते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर कोई कमा रहा है ज़्यादा पैसे, तो उसके बच्चे ईडब्ल्यूएस नहीं हो सकते नॉर्मली, अनलेस कि वो बहुत
बड़ा खिलाड़ी कोई हो, आसान नहीं है। कर देते हैं ना, नौकरी छोड़ देते हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, हाँ, जब वो मतलब मेरा ख्याल है कि सरकार को इन पे थोड़ा सा रेगुलेट कर देना चाहिए इन चीज़ों को। SC ST में फिलहाल ऐसा नहीं है। SC ST में एक कॉन्सेप्ट होता है सब क्लासिफिकेशन है, सब कैटेगराइजेशन। एक डिबेट है संविधान शुरू होने के समय से ही कि क्या हम SC ST के अंदर सब क्लासीफाई कर सकते हैं, कि कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, कुछ को मिलना चाहिए। 2004 में एक बहुत फेमस केस था, EV चेन्नैया नाम से केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉर सम रीजंस ये डिसाइड किया कि वी कैन नॉट सब क्लासीफाई और सब कैटेगराइज SC एंड ST। जबकि 1992 में जब मंडल कमीशन वाला केस हुआ, जिसको मंडल केस कहते हैं जनरली, उसका नाम कुछ और था, उस केस का बड़ा फेमस नाम था, इंदिरा साहनी केस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसमें OBCs की बात करते हुए क्रीमी लेयर को कंपल्सरी किया था। बट आफ्टर 12 years ऑफ दैट जजमेंट, when it came to SC ST in EV चेन्नैया के, सुप्रीम कोर्ट said there should be no सब क्लासिफिकेशन इन द SC ST। उनको डाउट ये था कि स्टेट्स को परमिशन दे देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि SC ST की लिस्ट केवल सेंटर बनाता है, OBC की लिस्ट स्टेट्स भी बना सकते हैं, तो उनको वो डाउट था। 2024 में, अभी 1.5 साल पहले, एक दूसरा केस था देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली ये अनाउंस कर दिया है, 7 जजेस की बेंच थी, 6-1 से फैसला आया कि SC ST में भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि क्रिमिलेयर भी आ सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि SC ST को इतनी जनरेशन्स के बाद, या 1 जनरेशन के बाद, या 2 के बाद रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी तक सरकार चाहती तो भी नहीं कर सकती थी, लेकिन 2024 के जजमेंट के बाद सरकार चाहे तो कर सकती है। अब सवाल है कि सरकार चाहेगी या नहीं चाहेगी, तो इस पर तो सरकार ही बता पाएगी। सरकारों को तो भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर चीज़ को पॉलिटिकल बेनिफिट से देखना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अब मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरा मानना है कि हाँ, अब वो 1 जनरेशन पे करना है कि 2 पे करना है, IAS या फर्स्ट क्लास सर्विस पे करना है या क्लास 2 सर्विस पे करना है, लेकिन कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि 1 या 2 जनरेशन से अगर बेनिफिट मिला है तो वर्टिकली उस फैमिली में बेनिफिट्स मिलने बंद हों, ताकि वही बेनिफिट्स उसी समाज के कमज़ोर लोगों को मिल सके।